मेरी तो क्या विश है, अपनी तो 5 तारीख वाली विश होती है बस एक। तबीयत वाइज या नेचर वाइज? हाँ ये भी हो सकता है। अरे यार ये रिकॉर्ड हो रही थी चीज़ें क्या, शुरू से कर देते हैं या तो शुरू, चलो कोई बात नहीं। तो अभी वॉइस में किसी का कोई डाउट है? आपको एक बार अपने ऐसे देख लेते हैं क्या रह गया, एक बार ये देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो अपने उसको भी पढ़ देंगे। जैसे एक तो आपको करवा दिया था मैंने कि टेंसेस के हिसाब से एक्टिव का पैसिव बनाना, ये याद होगा। फिर हमने एक देखा था कि सेंटेंस को जब चेंज किया जाता है, सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, इम्पेरेटिव का पैसिव वॉइस, इम्पेरेटिव का पैसिव वॉइस करवा दिया था आपको, है ना। अच्छा, इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस करवा दिया था। और जैसे वो वाले सेंटेंस करवा दिए थे जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट डाई ट्रांजिटिव वर्ब वाले, वो भी तो हो गए थे। टोल्ड हो गया, गिव हो गया, कॉल हो गया, आस्क हो गया। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, या कोई ऐसी वर्ब जिसका जो जवाब है वो हुम और वट दोनों का जवाब हो जिसके पास। जैसे मैं कह दूं कि आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, क्या बताया? द ट्रूथ। किसको बताया? हिम को बताया। तो हुम और वट दोनों का जवाब होता है ना। तो ये सब बातें हमने पढ़ ली थी, बस आपके वो एक प्रैक्टिस होनी बाकी है। मॉडल में और इंपेरेटिव सेंटेंस में एक आपको मैंने, और इन्फिनेटिव में, इन तीनों में एक कनेक्शन बताया था। तीनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है, याद है क्या? मॉडल, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सा? 2+V1 वाला। और क्या बताया मैंने? इंपेरेटिव। इन तीनों में क्या कनेक्शन है? इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। तभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं, इंपेरेटिव का अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इंपेरेटिव के पैसिव वॉइस के अंदर आपको या तो मॉडल मिल जाता है या फिर 2+V1 मिल जाता है। ऐसा देखा था हमने, ये याद होगा। जब इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं या तो उसमें इन्फिनेटिव आ जाता है 2+V1, वो यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू लगा के अपने एज इट इज उस सेंटेंस को उतार देते हैं। वो चीज़ आई थी इसके अंदर, याद होगा। तो ये सब बातों के साथ हमने वॉइस को ख़त्म किया था। आपको प्रैक्टिस सेट आज मिल जाएगा, हम लोग वैसे ही ग्रुप में सेंड कर देंगे आप लोगों को। कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछे लोगो पोगो आए और फिर उसके बाद आपको वो मिले। जैसा मेरे पास आएगा मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, लोगों से तो नहीं है। आप ही लोग कहते हो कि लोगो नहीं आया, इसमें लोगो नहीं आया है। मेरे को एडमिन नहीं बनाया, इनडायरेक्ट भिजवा दूंगा। तो लो भाई, आपका फेवरेट टॉपिक शुरू करें, नरेशन। ये फ्री के नंबर वाले टॉपिक्स हैं। बातें कंप्लीट होगी उसके अंदर, प्रैक्टिस अब आपको खूब करनी है और उस प्रैक्टिस के आपको डाउट्स पूछने हैं, तब जाके वो कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। पॉइंट्स तो बता ही दिए सारे उसमें। पीडीएफ तो रखो, आप जो मिल रहा है उसको तो रखो, नहीं तो उससे भी जाओगे। ये दोबारा शुरू करेंगे रिकॉर्डिंग, फिर मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको। देखो नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन आपने सुना होगा, नरेशन के बारे में क्या होता है नरेशन? जो बताया गया, जो स्पीकर के द्वारा जो बोली गई बात है उसको नरेशन बोला जाता है। जो बोलता है ना उसको नरेटर बोलते हैं। मूवीज तो देखते ही नहीं आप लोग, तो आपको क्या एग्जांपल दूं मैं? बाजीराव मस्तानी देखी है किसी ने? एक बड़ी बकवास सी मूवी आई थी कि इतना कुछ था बताने को, 42 युद्ध किए थे भाई ने, लेकिन उन्होंने बताया क्या? वो मस्तानी भाई के बारे में बता दिया। तो उस मूवी के शुरुआत के अंदर इरफान खान की आवाज़ आती है, वो उस स्टोरी, उस कैरेक्टर के बारे में बताता है कि भैया एक बार एक आदमी था, ऐसे करके वो बता रहा होता है उसमें। तो वो कौन हुआ? उस स्टोरी का नरेटर हुआ। जैसे आपने लगान देखी होगी, लगान की शुरुआत में स्टोरी के बारे में अमिताभ बच्चन कुछ बताता है, तो वो नरेटर हो गया उस स्टोरी का, ठीक है। आपने किसी ने टेड मूवी देखी है क्या? टेड 1 और 2, 2 पार्ट है। उसके अंदर एक नरेटर होता है ना,
वो बताता रहता है कि अब टेड ये है वो है ऐसे करके, एंड में फिर वो बताता भी है कि वो फर्स्ट पार्ट के अंदर के क्या हुआ है एंड में, हालांकि उसका अगला पार्ट आ गया, फिर उसमें भी वही सेम नरेटर था। तो नरेटर होता है जो वक्ता होता है, वक्ता जो बकता है वो वक्ता है, ठीक है। जो बोलेगा जो बताएगा वो नरेटर होगा, और नरेटर क्या करेगा, नरेट करेगा। किसको नरेट करेगा, नरेशन को नरेट करेगा। तो वो जो नरेशन होता है, सेंटेंस और नरेशन में कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? बिना बोले तो मतलब इस टॉपिक को अगर कोई बोलेगा नहीं तो कोई पढ़ भी नहीं सकता कि बोल बोल के पढ़ो नरेशन को। दोनों असल में ना ग्रामेटिकल टर्म्स है ना, ये डेफिनेशन के हिसाब से अलग है। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि नाउन में और सब्जेक्ट में क्या फर्क है? नाउन और सब्जेक्ट में नाउन एक टॉपिक का नाम है, सब्जेक्ट एक एलिमेंट है। टेक्निकली देखे तो फर्क आ गया ना, कि जैसे आपसे सेंटेंस में पूछा जाए कि आई विल गो देयर, तो आई क्या है? मैं कह दूं ये तो प्रोनाउन है, तो मैं गलत हूं कि आप गलत हो? दोनों सही है। मैं कह दूं कि नहीं 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 ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, अब कौन गलत है? तीनों ही सही है, ठीक है। मुझे गलत कहने वाले गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि तीनों सही है। ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं इन चीज़ों की। अब जैसे कोई अगर सेंटेंस या कोई वाक्य जो लिखा गया है ना, तो आप उसको नरेशन के तौर पे देख रहे हो या फिर आप उसको एज अ सेंटेंस देख रहे हो। आप उसको एज अ सेंटेंस देखोगे तो आप उसके वो टाइप्स देखोगे फिर कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। 3 टाइप से सेंटेंस होते हैं, एक तो अपना वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, वो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। प्योर ग्रामेटिकल टर्म है ये, कि आप जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वो हमें मनुष्यों की तरह नहीं देखते, हमें पेशेंट की तरह देखते हैं। कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है 500 रुपये आ गए, वो ऐसे खुश हो जाते हैं, ठीक है। वो हमें व्यक्ति की तरह नहीं देखते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो नज़रिया है ना एक सेंटेंस को देखने का, वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच ये शब्द बोलेंगे अपने, कि वो सेंटेंस जो है वो किस तरह की स्पीच है। नरेशन तो उस संवाद को बोला गया है कि ये नरेशन है। और बाय डिफॉल्ट जो नरेशन को बताने वाला व्यक्ति होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट पर्सन होता है। आपको याद है फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या? फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो स्पीकेगा वो कौन होगा? फर्स्ट पर्सन होगा, और फर्स्ट पर्सन ही नरेट करता है चीज़ों को। जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति अपने को किसी के बारे में बता रहा होता है कि अरे मोहन आ गया, मोहन आ गया। अब जो बोल रहा है उसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन कौन है? वो खुद ही है ना, कि मैं कह रहा हूं कि मोहन आ गया, वो मैं वर्ड आ गया वहां पर। तो बाय डिफॉल्ट स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे बाय डिफॉल्ट रिपोर्टिंग टाइम जो होता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, क्योंकि आप प्रेजेंट में तो कोई रिपोर्ट करोगे ना, आप प्रेजेंट में रिपोर्ट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग वो सेंटेंस पास्ट में या फिर फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में ही रहेगा। ये बातें समझ आ रही है ना? आप देखो, मैं आपको नरेशन वैसे भी करवा सकता था कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, लिखो हेडिंग, ये भी पढ़ सकते हैं अपने। लेकिन थोड़ा सा इस वे में पढ़ें कि आपको एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कोई कॉमन एरर वाले क्वेश्चन आ जाए, उसके अंदर भी तो हमें देखना होगा ना कि ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट का है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, इसका टेंस कौन सा है, इसमें नाउन कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सी यूज हो रही है, कौन सा पर्सन बनाया है इसने। तो ये जितने रूल्स ये बताए हुए हैं वो सारे मिक्स करके उसके अंदर फ्लेवर चेक करते हैं अपने, कौन सा सेंटेंस बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3-3.5 महीने का ही सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, और अपने मतलब समझने के बाद इस पर लगाने जो होते हैं आपने, वो 3-3.5 महीने होते हैं सिलेबस होने के बाद। तो अब अगर नरेशन पर आए अपने, तो अगर मैं बात करूं नरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। हेडिंग डाल लेते हैं इस पे। अभी जिस पर बात हुई अपनी कि वो पुराने वाला जो तरीका होता था पढ़ने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये आप कहो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? नरेशन होता है क्या? ये स्पीच होती है। ये डायरेक्ट स्पीच इसका एक टाइप है और इनडायरेक्ट स्पीच इसका दूसरा टाइप है। तो आप ये कह सकते हो कि सेंटेंस जो है वो
मतलब सेंटेंस के अंदर आप नरेशन को इंक्लूड करोगे या नरेशन के अंदर आप सेंटेंस को इंक्लूड करोगे? बड़ी चीज क्या है, नरेशन के सेंटेंस? वैसे एक ही बात है दोनों, सेंटेंस ज्यादा बड़ी चीज है। आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई सेंटेंस जो वो डायरेक्ट स्पीच के अंदर है या फिर कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। हम ऐसे नहीं कह सकते कोई डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस के अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो आपको वाक्य या जो सेंटेंस दिया गया है नरेशन के अकॉर्डिंग वो आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया या इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया गया। यहां तक कहानी समझ आई क्या? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये होता क्या है, बता सकते हो? डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? थोड़ा चेंज कर दिया हमने अपनी तरफ से, नमक मिर्च लगा के बता दिया वो वाला, कि जैसे किसी ने कह दिया कि वो कह रहा था मोहन गधा है, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। फिर अपने मान लो ऐसे है कि वो कह रहा था कि मोहन तू गधा है, तू बेवकूफ है और तेरे पापा तो बस, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। अगर इसको वैसे देखें अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को एक टेक्निकल टर्म, क्योंकि पढ़ रहे हैं और सिलेबस में है और टेक्निकली अपने को देखना होगा। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच पर कोई इफेक्ट ना आए। क्यों ना आए? ऐसा कैसे कि नहीं आया? क्योंकि हमने रिपोर्टिंग टाइम को चेंज नहीं किया, मतलब रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग उस स्पीच को चेंज नहीं किया, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। आप इसको अगर टेक्निकली लिखना चाहते हो ना तो उसमें ये बात आएगी, जो कि पहले आपको याद थी चीजें, अब शायद समझ में नहीं आ रही। मैं पहले ऐसे इसका एग्जांपल लिख देता हूं, फिर अपने इस पे बात करते हैं। He said I will go abroad। तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है। क्यों होती है डायरेक्ट स्पीच? आप ये देखो। अच्छा पहले ये बता दो कि इनके पार्ट्स का नाम पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसको क्या कहा जाएगा? ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इसकी टेक्निकली डेफिनेशन क्या आई कि जब रिपोर्टेड स्पीच पर रिपोर्टिंग वर्ब का इफेक्ट ना आए तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। ना आएगा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जानबूझ के नहीं आ रहा है, पंक्चुएशन मार्क के बीच में आ गया, ये ऐसे याद रख सकते हो आप। रिपोर्टेड स्पीच पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई इफेक्ट ना आए तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। और इजी वे में देखें तो रिपोर्टिंग टाइम क्या है उसका, जैसे ये कह रहा है ना ही सेड, मतलब रिपोर्टिंग टाइम उसका क्या हुआ? उसने कब कहा था? ये पहले कहा था। तो रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टाइम है ना, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसका, उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमने उस व्यक्ति के सेंटेंस को एज इट इज उठा लिया, कोई अपनी तरफ से चेंज नहीं किया। ठीक है जी। आप ऐसा लिख सकते हो कि रिपोर्टिंग टाइम का रिपोर्टेड स्पीच पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। रिपोर्टिंग टाइम का रिपोर्टेड स्पीच पर कोई असर ना हो उसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। तो कुछ इसके वो रूल है कि ऐसा क्यों, कैसे कर सकते हो आपके असर ना आए। आपको ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा। अगर आप इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखोगे तो फिर चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं, और वो कैसे चेंज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं फिर? अपने इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। फिर ये तो दिखेगा ही नहीं ना, कल वाली क्लास में भी ऐसे ही हुआ है, अपनी वाली में थोड़ा सा धुंधला सा ही दिख रहा है भविष्य की तरह। He said that he would go abroad। ये टेंस चेंज हो जाएगा ना, विल का वुड हो गया, वो यहाँ पर पास्ट। ये सारी बातें तो पढ़नी है अपने को,
कौन सी चीज़ कैसे चेंज हो रही है। ये तो एक एग्जाम्पल है बस, और सबसे सिंपल एग्जाम्पल्स में से एक है। हाँ, इसी का इनडायरेक्ट स्पीच ये बन गया। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई और ये हो गई इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ बातें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो फिर कंजंक्शन कौन से यूज़ होते हैं। दैट है, इफ़ है, वेदर है, कोई WH वर्ड है, ये सब कंजंक्शंस यूज़ होते हैं। तो आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो। चेंजेस क्या आते हैं, कंजंक्शन ऐड हो जाएगा एक, कौन सा, दैट, इफ या वेदर या कोई WH वर्ड, ये सब यूज होते हैं। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये तो पूरी कथा है इसकी, तो वो तो पढ़ना ही है अपने को अभी के सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा। क्या इसमें भी ऐसा है कि कोई एक टेंस ऐसा आएगा जिसका वो था ना पैसिव वॉइस के अंदर मॉडल कंटिन्यूस टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो क्या इसमें भी ऐसा होगा कि किसी का इनडायरेक्ट स्पीच बनना पॉसिबल ही नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटेंगे ही नहीं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें इन्वर्टेड कोमा हटा सकते हैं। उसमें था कि पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, पैसिव वॉइस इसके कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक था रूल्स में, ये उससे इजी टॉपिक है, ये फ्री के नंबर वाला है कि ये अगर मान लो 5-6 क्वेश्चन बाय चांस मान लो आपके आ गए, मान लो ऐसा हो गया 10 क्वेश्चन आ गए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 10 तो नहीं आएंगे, मान लो 8 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, 80 और क्या 80 नंबर इसी के ही हो गए कि मेंस में ऐसे आएंगे, 80 नंबर तो पक्के हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर में दिमाग होता है और वो इसके 1 या 2 ही क्वेश्चन देता है आपको, और वो भी 2-2 नंबर के, ठीक है। लेकिन खैर वही बात है, आपने ध्यान तो दिया ही होगा इन चीज़ों पे कि मैं बात करूँ अगर इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, 65 नंबर की लगभग इकोनॉमिक्स आती है, वो भी भारत की और राजस्थान की। और अगर अपने बात करें पॉलिटी की तो भारत की और राजस्थान की पॉलिटी मिला के कोई आपकी 22 से 25 नंबर की होती है, प्री की बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब अगर वैसे बात करें इसमें मेंस के अंदर आपकी पॉलिटी कोई वही 65 से 70 नंबर की होगी, हिस्ट्री आपकी वही 65 से 70 नंबर की होगी, सबके आप मार्क्स ऐसे निकाल सकते हो। लॉ जो है वो तो मेरे को लगता है लॉ शायद 41 नंबर का ही आएगा मुश्किल से, लॉ अलग से सब्जेक्ट है ना एक, फिर आपका वो स्पोर्ट्स और योगा, वो बेचारा थोड़ा फिर भी ज़्यादा नंबर लेके बैठा है। कितने उसके 20 नंबर का स्पोर्ट्स और योगा, फ्री के नंबर मिल गए ना। ये स्पोर्ट्स योगा का और क्या है इसके अंदर, अपने को जोर थोड़ी आता है पढ़ने में। ऐसे करते करते अपने जब इस पे आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश मिला के 200 नंबर की है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी के ही हैं, और इसको अपने सबसे कम महत्व देते हैं लोग। 1-1 डेढ़ साल लगा देते हैं कि आज तो हिस्ट्री पढ़ के ही रहूँगा, सारी की सारी जितनी करवाई है सारी रट दूंगा, पॉलिटी भी रट दूंगा और इकोनॉमिक्स भी रट दूंगा। वो 3 मिला के जैसे मैं कह दूँ 60, 60 और 60 कितने नंबर के हुए, 180। चलो आप लोग ज़्यादा खुश हो जाओ, 195 कर देते हैं। अभी भी ये 3 सब्जेक्ट उन 2 सब्जेक्ट से पीछे हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसको कुल मिला के पढ़ने में आपको 1.5 से 2 महीने ही लगने हैं। तो अपने 200 नंबर तो पक्के कर ही लो। देते सब हैं, आप बनने लेने वाले बनो उसमें, वो क्यों नहीं देंगे, वो थाप नहीं खाए हैं कि मेरे तो रिट लगा दो या कुछ ऐसे कर सकते हैं। थाप मतलब वो सच्ची वाला नहीं कि आप में से एग्जामिनर कौन था, मेरे को सर मैं था, वो थोड़ी है अपने कोई एनिमल मूवी वाले रणबीर कपूर है वहां जाके। मतलब आपको अगर वो 200 नंबर का माल अगर आपको सारा आता है तो कौन है ऐसा जो आपके नंबर काट लेगा। और पता है मजेदार बात यही है इसके अंदर कि ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स बना सकते हो क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट आंसर लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन वो वाले हैं कि आप इसको 20 शब्दों में 30 शब्दों में लिखो, कि उसमें तो देखो पूरे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन आप इस 200 में से 150 नंबर के आसपास तो निपटा ही सकते हो। 150 नंबर बहुत होते हैं लोगों के, है ना। 200 में से 80-80 नहीं बन रहे क्योंकि वो आखिरी एक हफ्ते में सोचते हैं अब ले आओ हिंदी कट्ठा है, क्या हिंदी गई भैया,
इंग्लिश ले आओ फिर कि ये क्या है सब्जेक्ट, अच्छा पॉलिटी, फिर उस पे आते हैं अपने रिवीजन, फिर टॉपर के नंबर आते हैं कोई 516, 517, 518 हजार में से थोड़ा। अरे मैं इंटरव्यू मिला रहा हूँ, इंटरव्यू मिला दिया मैंने इसमें 200 नंबर का आपका। आप ऐसे सोच के देखो कि अगर आप प्लानिंग से चलोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम। ये था कैन का यूज़, ठीक है। मॉडल में मैंने आपको बताया था कि एनीवन कैन क्लियर द कट ऑफ, कि ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी। खैर बढ़ने तो वो तो अपना हो गया था ना। ये देखो भाई, इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करती है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है आप अपने इसको अगर देखें कि भाई ये जो टेंस है वो चेंज होता ही होता है। अगर ये पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर डिपेंड करेगा ये। ऐसी हमने कुछ बातें और देखनी है इसमें, और क्या क्या चेंज हो सकता है वो आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। इसी चीज में तो मजे आते थे अपने को कि कैन का क्या हो जाता है, वुड। अच्छा ये सब तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो क्या क्या चेंज हो जाते हैं, कैन का कुड, मे का माइट, विल और शैल का वुड। अगर इंटेरोगेटिव केस हो तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि विल और शैल का शुड भी हो जाता है। ये परमिशन वाला केस था, मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया भी था, और देखेंगे भी, अब अपने को करना ही है तो देखेंगे सारा। एगो का क्या हो जाता है, बिफोर। क्यों हो जाता है बताया था आपको एक बार। एगो जो होता है ना वो आपको प्रेजेंट से पास्ट की तरफ लेके जाता है, और बिफोर जो होता है वो आपको पास्ट से और पास्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो और पास्ट की तरफ जाएंगे ना अपने, तो फिर बिफोर करना ही पड़ेगा उसका। ये तो बहुत मुश्किल है। यस्टरडे का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे। कम का क्या हो जाता है, नहीं करना, वो वर्ब है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। कहीं कम का गो कर दो, बेचारे को बुला रहे हैं फिर बाद में उसको भेज रहे हैं, ऐसा इतना भी चेंज नहीं करना। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। और भी बहुत सारे चेंजेस है, वो आते ही रहेंगे इसके अंदर है ना, बीच बीच में अपने देख ही लेंगे, सारे ही आ जाएगा इसमें। एक बात और है इसके अंदर है ना, कई बुक्स में, वो रेफरेंस बुक्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर ही रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। ये बात लिखने की जरूरत है क्या, कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। ये लिखना है क्या, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो मैं अभी आपको ये बात डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि है ना टेंस चेंज करने से पहले अपने को सब्जेक्ट चेंज करना सीखना है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है इसको, असल में है नहीं ये, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब एग्जांपल से अपने देख लेंगे ये चीजें कि ऐसे कैसे करता है भाई, ये क्या बात हुई। माय ब्रदर, और ये तो रह ही गया जिसके लिए अपने रिपोर्टिंग ये पढ़ते हैं नरेशन। हाँ, सेज टू का क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। और टोल्ड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड टू ही रहता है। ये होता ही नहीं है, खाली टोल्ड होगा, ठीक है। क्योंकि टोल्ड एक
ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद टू टा कुछ नहीं आएगा। कि वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, टोल्ड का होगा कि टू का होगा। फिर अगर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आया, अगर मान लो मैं टू लगा दूं बीच में, तो वो तो टू का ऑब्जेक्ट हो गया, तो टोल्ड तो खाली रह गया, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो टोल्ड टू होता ही नहीं है, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। तो ये याद रखना। चलो ये देखते हैं अपने। माई ब्रदर सेड टू मी यू want to go to my office। ऐसे एक फर्जी सा सेंटेंस लिखा है मैंने, कोई ऐसा खास इसमें है नहीं, हमें तो बस अब एक थ्योरी को समझना है। आप जब भी फ्री हो बता देना, मतलब जब लिख लो। ठीक है जी, करें शुरू। आपको याद है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है? डेफिनेशन बताना, एग्जांपल नहीं। स्पीकर जो सुन रहा है, लिसनर सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। अब एक चीज देखो, ये जो हमारे पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, इस तरह के सेंटेंस आपको 99% यही मिलेंगे, ही सेड, ही सेज वगैरह वगैरह, यही मिलेंगे ना, कि उसने बताया, उसने कहा, उसने स्पीका, यही सब वर्ड्स आएंगे उसके अंदर। बोलने की बात हो रही है ना। अच्छा, वर्ब क्या है यहाँ पर? सेड है ना, सेड टू कर दो, सेड कर दो, मतलब कहा है उसने। कहने वाला कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो अब है ना, एक बात याद रखना आप, ये सेड टू वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा ना, आप उसको हमेशा क्या कंसीडर करो? फर्स्ट पर्सन। मैं यहां तक की बात कर रहा हूं एक बार, इसका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन। और इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का थर्ड पर्सन कब कब आएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि उसने उसको कहा, कहने वाला वो उसको कहा, दो ही पर्सन होते हैं सेड टू के। रिपोर्टिंग वर्ब के दो ही टाइप के पर्सन होते हैं, कौन कौन? फर्स्ट और सेकंड। किसी ने कहा है वो फर्स्ट, किसी ने सुना है वो सेकंड। इतनी सी बात है, ये बात समझ गए? जिसने कहा, अब वो मेरे कहने का भावार्थ ये है, नहीं नहीं नहीं, वो वाली थ्योरी एक बार इधर मत लगाओ। सेड टू का मतलब क्या हो गया? कहना। जो कहेगा वो कौन होता है? जो कहता वही होता है। सुना आपने ये? उसके अंदर फर्स्ट पर्सन को ही आपने सेकंड पर्सन बना दिया था। माय ब्रदर सेड, बोलने का काम किसने किया? माय ब्रदर। अब है ना, यहां पर आप चाहे नाउन लगाओ, आप चाहे आई लगाओ, चाहे ही लगाओ, शी लगाओ, इट लगाओ, कुछ भी लगाओ, हालांकि इट तो नहीं आएगा, ऐसा कोई भी पर्सन लगा दो आप, जो हमने उस वक्त एग्जाम्पल पढ़े थे। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इनके यूसेज जो है उसके अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन बोला जाता है, वो एग्जाम्पल थे। अब बोलने का काम जो भी करेगा वो कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन कंसीडर करो आप। जिसको कहा जाएगा वो कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन होगा। तो सेड टू का सेकंड पर्सन कौन हुआ? मी। इतनी सी बात है, यहां तक समझ आई चीज? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, ये यहां तक की थ्योरी है। अब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है ना, यहां पर आप थ्योरी लगाओ जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। कैसे? यू कौन होता है? और ये माय जो है ये कौन से पर्सन से बना? फर्स्ट पर्सन से बना है ना। आप क्या करो, सेकंड को सेकंड से कनेक्ट कर दो और फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि चेंज करना हमने इसको। ये जो हमने ये देखा ना कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट होता है, सुनने वाला सेकंड होता है, ये तो यहां तक की थ्योरी होगी। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपने वही पुराना हिसाब लगाना है कि भाई यू सेकंड पर्सन होता है, तो ये लो भाई, ये जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर देखना, बिल्कुल सही है। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, अच्छा यू का क्या बन गया इसके अकॉर्डिंग? आई। वॉन्ट का क्या बन गया? वॉन्टेड। ये अपने टेंस का भी देख लेंगे अभी क्या बनता है। ये
टू गो का क्या हो जाएगा, टू गो ही रहेगा, टू हिज ऑफिस, ये बनेगा। चेंज हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, चेंजेस जो है रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, आप कह दो कि इसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर दे तो कर दो, गलत हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच को ही हमेशा चेंज करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करना होता। ये थ्योरी समझ आई क्या? हाँ, वो चेंज नहीं होगा फिर, कि उसमें फिर वो दैट आ जाता है, दैट से फिर आगे वो सेंटेंस बनता है उसका। देखो सैड की एक बहुत अच्छी बात है, ये असल में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, आपने पढ़ा। मैं अगर ऐसे कहता हूँ कि ही सैड मी, हाँ जी सेठ जी, सैड कैसी वर्ब है? बड़ी अच्छी वर्ब है। सैड कैसी वर्ब होती है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन किस टाइप में इंट्रांजिटिव है? देखो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है ट्रांजिटिव वगैरह के अंदर कि जिसके पास में हुम का जवाब होता है, कई बार किसी वर्ब के पास में वट का जवाब होता है, तो ये भी उसी कैटेगरी के है। सैड के पास में हुम का जवाब नहीं होता, वट का जवाब होता है। मैं अगर ये कह दूं ही सेड द ट्रूथ, ये सच, ये मतलब सेंटेंस सही है, ही सेड द ट्रूथ, कि उसने क्या कहा? उसने सच कहा। ही सेड मी द ट्रूथ, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ही सेड द ट्रूथ टू मी, ये बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो सेड अगर अकेला आया तो उसके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट लिविंग नहीं आता। ये आपने एक बार हमने बात भी की थी, मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था, याद होगा। तो सेड अगर अकेला आएगा तो उसके बाद में कभी भी हुम का जवाब नहीं आता, सिर्फ वट का जवाब आता है। और आप ये देखो कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं कि ही सेड दैट, फिर आगे एक सेंटेंस आता है, वो जो दैट वाली क्लॉज है ना पूरी, वो वट का जवाब है कि उसने क्या कहा, फिर वो दैट करके उसने पूरा सेंटेंस बना दिया। तो सैड के बाद में कभी भी हुम का जवाब नहीं आता, सिर्फ किसका जवाब आएगा? वट का। तो उसके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन टोल्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हुम और वट दोनों का जवाब आ सकता है। ही टोल्ड मी द ट्रुथ, ही टोल्ड मी दैट, फिर ऐसे करके बना, ये ना बना ही दिया ना टोल्ड। एक ये भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, आपको पर्सन चेंज करना आया कि नहीं आया? हाँ है ना, बता दो। पक्के से नहीं आया? और एग्जांपल देखो, I said to him, Mohan should leave my room. मान लो कोई मोहन है, कब्जाधारी नाग, उसने रूम पर कब्जा कर लिया। He said to me, he works for you। अभी एक बार बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं अपने, एक बार बस वो पर्सन वाला अपने को प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाए कि इस चीज में तो कभी गलती ना करें, है ना, क्योंकि इसमें बातें बहुत सारी है करने को। She said to us, we need your help। चलो इतनी जिद कर रहे हो तो एक और देख लो। I said, आई साइड के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, करण यू आर डूइंग अ गुड जॉब।
मेरी भी ऐसी सी राइटिंग है हिंदी में। हाँ, बस कभी ऐसे लिखने का मन नहीं किया। कभी कभी तो ऐसी भी होती है। लो भाई, बिल्कुल सिंपल से हैं। बना लिए सारे? हो गया? 2-3 तो बनाए होंगे। इसमें एक बार शुड का आप शुड ही रखो, अपने देख सीखेंगे इस चीज को कि शुड का चेंज कब होता है और कैसे होता है और क्या बन जाता है। वो आपको मॉडल्स में बताया था कि शुड की जगह पास्ट में हैड बेटर का यूज किया जाता है। तो कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि है ना, शुड की जगह आपने पास्ट में शुड ही यूज कर लिया, ऐसा भी आ जाता है। दोनों ही चीजें ठीक ठाक रहती है उसमें। देखे पहले वाले में क्या बनेगा सेट टू का? चलो यहां तक तो सही है। आई का क्या हो जाएगा? आई रहेगा भाई, गई मत कर देना। आई टोल्ड हिम दैट। लो भाई यहां तक तो सबका सही है। मोहन का क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे सेम रहेगा भाई, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, मोहन कौन सा पर्सन है? ये बात याद रखना। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं जैसे हिज हिम, ऐसा कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता ही नहीं है, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होगा, सुनने वाला सेकंड पर्सन होगा, तो उसके लिए थर्ड पर्सन कभी आता ही नहीं है। तो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन अनचेंजेबल होता है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। किसका थर्ड पर्सन? रिपोर्टेड स्पीच का। कहीं रिपोर्टिंग वर्ब के हालांकि उसका भी चेंज नहीं होता, उस बेचारे में तो कोई चेंज नहीं आता, टोल्ड टाल्ड ही होता है, बस इतने में ही अपने खुश हो जाते हैं। लो भाई, तो ये मोहन का मोहन ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, लेकिन लीव का क्या हो जाएगा? और माय का इसके अकॉर्डिंग देखना क्या चेंज हो जाएगा। रूम का नहीं नहीं, ये जो है ना हैव प्लस V3 वाला जो अपने चेंज करते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। उसके अंदर वो पास्ट को जब आप चेंज करते हो तो वो पास्ट ऑफ पास्ट में जाता है, और शुड हैव V3 एक अलग चीज़ है। शुड हैव V3, देखो शुड V1 और शुड हैव V3 ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसको अपने शुड हैव V3 बोलते हैं, वो भी जब किसी पर्सन को अपने बात बोलते हैं। और इसके अंदर ऐसा है कि अगर मैं कह दूं कि मोहन शुड हैव लेफ्ट माई रूम, ये इस सेंटेंस के अंदर है ना सजेशन दे रहा है कि मोहन शुड लीव माई रूम, वो सजेशन दे रहा है। आपने शुड हैव लेफ्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब वो सजेशन नहीं रहा, वो एक ऐसा एक्ट हो गया जो हुआ नहीं है। ठीक है, उस एक्ट की बात कर रहे हैं अपने कि उसको मेरा रूम छोड़ देना चाहिए था। वहां पर तो कह रहे कि उसे मेरा रूम छोड़ देना चाहिए, और शुड हैव लेफ्ट के अंदर वो कह रहे कि रूम छोड़ देना चाहिए था, कि अब लड़ाई होगी। वो वाला होगा कि वो कौन सा NCR डेज है क्या, उसमें जब वो अपने 800 निकालता है वापस, अभी बदमाशी होगी, तो वो वाली बात हो जाती है शुड हैव V3 के अंदर। अच्छा ये भी नहीं देखा? देखो हम लोग तो इसलिए देखते रहते हैं, हम लोग हैं फ्री, बिल्कुल मैं तो फ्री हूँ, वेले बैठे रहते हैं घर पे। अगर ये नहीं करेंगे तो मैडम कह दे खाली बैठे हो भांडा ही धो दो।
तो इससे बड़े तो नाटक देख लो अपने के, दिखता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। वो आजकल ये भी तो बहाना चल जाता है ना, फोन पे पढ़ रहा हूँ मैं, फटाफट विंडो ही तो चेंज करनी होती है। विंडो होता है क्या होता है वो चेंज करनी होती है फटाफट के, देखो ये लेक्चर चल रहे हैं। ही सेड टू मी, ये क्या आजकल उस पे TVF पे बढ़िया प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, एक एक नाटक उनका शानदार है। कभी उन्होंने एस्पिरेंट्स बना दिया आप लोगों पर, मैं तो नहीं उस कैटेगरी का। कभी उन्होंने वो CA वाला बना दिया, वो भी बढ़िया बना रखा है कि मतलब कोई भी नाराज ना रहे। जो MBBS की या नीट की या उसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी राजी कर दिया कि तुम भी खुश हो जाओ। एक नाटक कोई वो SSC वाला भी आ गया था, वो गुल्लक था क्या, उसके अंदर वो SSC की तैयारी कर रहा होता है, बेचारे का सिलेक्शन नहीं होता, उसके पापा नाराज हो जाते हैं। ये क्या भयंकर रियलिटी डाल रखी है भाई, इतना भी सच नहीं दिखाना होता। अब बस उसमें एक पॉइंट रह गया कि उसका खुद से नाराज होना बाकी रह गया, बस बाकी तो सारे उन्होंने फेस दिखा दिए। तो मतलब ये सारी चीजें दिखा रहे हैं उसके अंदर, ये TVF 2VF में सब कुछ आ रहा है। बढ़ने दो, ये देखते हैं। ही सेड टू मी, इसका क्या बनेगा, सेड टू का टोल्ड टाल्ड जो भी बनना वो बन जाएगा इसमें। ही टोल्ड मी, उसने मुझे टोल्डा दैट, इसका क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा क्या। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। ही वर्क्स का क्या हो जाएगा, अरे गलता हो गया, ही स्मॉल वाला आएगा भाई। सिर्फ अपने जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा नाउन है ये, कौन सा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन जो है ना उसको कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। ही वर्कड फॉर, ये सेकंड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन किससे कनेक्ट हो रहा है इधर, ही वर्कड फॉर मी, यू का मी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। She said to us, we need your help. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है जी। ये है भाई फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। अच्छा ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है जी। और ये भाई साहब इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, शी टोल्ड अस दैट, वी का क्या बन जाएगा, देखो पर्सन चेंज हो रहा है, सिंगुलैरिटी को और प्लूरैलिटी को चेंज नहीं करना आपने, है ना। ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, ये थर्ड पर्सन होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ये शी के अकॉर्डिंग आप वी को अगर चेंज करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको वी को शी कर दोगे, ये प्लूरल का प्लूरल ही रहेगा, लेकिन इसका थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वो है ना, ये वाला जो शी के हिसाब से, वैसे शी कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है ना, लेकिन यहाँ पर हमने खैर इसको फर्स्ट मान लिया इस वर्ब के हिसाब से, तो वी का इसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही बन जाएगा, दे। नीड का क्या हो जाएगा, नीडेड हो जाएगा। योर का क्या हो जाएगा, आर हेल्प हो जाएगा। हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प ही रहेगा। इसका बना दो फटाफट। ना जी ये नहीं, आई टोल्ड करण, मैंने करण को कहा कि भाई साहब बढ़िया काम कर रहे हो आप। अब कैसे हुआ ये आई टोल्ड करण, कैसे हुआ ये बता सकते हो। हाँ सेट टू करण अगर लिखते हैं तो इसका मतलब कि सेट टू का सेकंड पर्सन कौन हुआ, मतलब सेट टू के बाद में करण आ रहा है ना, तो वो सेकंड पर्सन हुआ ना। अच्छा इस सेंटेंस की अपने बात करें तो करण फिर कॉमा आ गया, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। करण यहाँ पर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बिल्कुल सही। करण को बोल रहा है ये बात। कॉमा का महत्व समझो भैया आप लोग। मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बताया था कि जैसे एक वो अपने लिखते हैं ना, आई नो योर फादर कॉमा अ गुड मैन। अ गुड मैन कौन है इस सेंटेंस में, फादर। कॉमा आ गया, लेकिन वो कॉमा के बाद में जो अ गुड मैन आया है वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, फादर का। ठीक है, आपने एक बात सुनी होगी बहुत जबरदस्त, अपने सिलेबस से रिलेटेड भी है ये, कन्हैया मेरा छोटा भैया, सुना आपने ये, तो उसमें कॉमा है बीच में, तो जो मेरा छोटा भैया है वो क्या है, कन्हैया का कॉम्प्लीमेंट है। नहीं सुना क्या है, वो उसको कह रहा है ना कि वो मेरा छोटा भैया है। ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए है वो कॉम्प्लीमेंट होता है।
मैं बलराम उसका बड़ा भैया, वो वाला जो, और ये जो बोला गया उसका बड़ा भैया, वो कौन हुआ? मैं बलराम के लिए वो कह रहा है। ठीक है, कोमा का महत्व तो समझो आप। अगर आपको ऐसे, मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि कई बार ऐसे हो जाता है कि ग्रामर पढ़ पढ़ के या फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ के कई बार इतना इंटरेस्ट जाग जाता है कि आप हर चीज में उसी को ही ढूंढते हो। ऐसा नहीं हुआ आप लोगों के साथ 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि हर चीज में उसी को ढूंढा जाता है, सब्जेक्ट को अपने? तो मतलब आप अपने सब्जेक्ट से जब इतना प्रेम करते हो ना, तो हर चीज में उसी को ढूंढा जाता है। मैं तो जैसे वो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं उसमें भी देख रहा हूँ कि अच्छा न्यू लाइट ज्वेलर्स, ये पढ़ा था एक बार मैंने कहा ये कौन सा नाउन हुआ? कल को किसी ने पूछ लिया कि ज्वेलर्स का एडजेक्टिव है न्यू लाइट, नहीं, ये कंपाउंड नाउन आ गया। एक बार मैं जा रहा था, उसमें लिखा हुआ था अ कंप्लीट ज्वेलरी शॉप, तो ज्वेलरी शॉप ये क्या वर्ड आ गया भाई? ये कैसा नाउन है? ये भी कंपाउंड नाउन है, शॉप भी नाउन है, ज्वेलरी भी नाउन है, ये कंपाउंड नाउन हो गया। और कंप्लीट क्या है उसका? एडजेक्टिव हो गया। फिर मैंने कहा कंप्लीटेड क्या होगा? ये भी एडजेक्टिव होता है और ये वर्ब भी होता है। आई हैव कंप्लीटेड दिस, ये तो मेन वर्ब हो गया। अपने कहते हैं कि कंप्लीटेड टॉपिक, पूरे हो चुके टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक, पूरा टॉपिक, ऐसा तो पढ़ते हैं ना। और ये कोई, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली, ये ऑलरेडी आपको पता है चीजें, क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो हर जगह छिपी हुई है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है उसको। आप देखो इस, वो जो व्यक्ति था इतना समझदार आदमी उस न्यूज़ चैनल पर, आपको उसके सेंटेंसेस के अंदर ग्रामर का यूज मिल गया। अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखो तो कॉमा लगा हुआ, उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क की बातें हो रही है ना? तो वही चीजें हैं यहाँ पर भी। ये जो कॉमा है ना इधर, इस व्यक्ति को कौन सा पर्सन बना रहा है? सेकंड पर्सन। कि आई सेड, मैंने कहा, जिसको कहा है उसका नाम लिया उसने, तो यहाँ पर टोल्ड बन जाएगा ये सीधा। देखो कभी भी ऐसा हो ना कि या तो ऐसे लिखा होगा कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू करण, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ तो वो सेड टू का सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन मैंने इसको ऐसे इस बार इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया, अंदर लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। फिर इधर आ जाएगा दैट ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब, ये है भाई। अच्छा, आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि क्या हमेशा यहां पर यू ही आएगा? चेंज नहीं हो सकता? चेंज भी तो हो सकता है। जैसे मान लो अपने इसको थोड़ा सा चेंज करें, मैं अगर ऐसे लिख दूं इसी सेंटेंस को, आई सेड करण माई ब्रदर वॉन्ट्स योर हेल्प, इसका बना सकते हो? अरे यार इसमें भी रंग ठीक नहीं आया, ये थर्ड पर्सन हो गया, तो क्या माई ब्रदर चेंज होगा? तो इसका क्या बन जाएगा? आई टोल्ड करण, सही है अभी बिल्कुल। दैट माई ब्रदर का क्या हो जाएगा? लेकिन अगर मैं यहां पर ही सेट कर देता तो माई ब्रदर का क्या हो जाता है? अगर मैं यहां पर ही सेड लिखता, ही सेड, तो हिज ब्रदर हो जाता, माई ब्रदर की जगह पे हिज ब्रदर बन जाता है। हिज ब्रदर या माई ब्रदर वांटेड योर हेल्प की जगह पर हिज हेल्प। दो तीन सेंटेंस दे दूं पैसिव वॉइस के भी साथ में, कि वो आप उसका, दो तीन है बेकार से ही है, आप कर दोगे ऐसे ही, मेरे लिखने से पहले आंसर बता दोगे आप, सिंपल से ही है। ठीक है, हाँ इस पर अपने बात करेंगे अभी, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर ये पास्ट में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? एक कदम पीछे जाएगा। ये प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में बन जाएगा, पास्ट में तो पास्ट ऑफ पास्ट में बन जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में है तो कुछ नहीं चेंज होगा। जो ऑलरेडी परफेक्ट में है तो उसको चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पर अपने जैसे मान लो इसी को चेंज कर लेते हैं अपने, वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा।
ऐसा ही होगा बिल्कुल। जैसे कल अपने इसमें टेंस वाली बात कर लेंगे। आज तो जैसे सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को चेंज करना सीखा, कल अपने इसके अंदर किसकी बात कर लें, टेंस की बात कर लेंगे। हाँ, आई की जगह पे ही लगा दें अगर अपने, तो क्या क्या चेंज आएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको वो चेंज करना है। ये जो है माय कौन है इधर, ये फर्स्ट पर्सन है ना, सैड का फर्स्ट पर्सन कौन है, ही, और ग्रामेटिकली वैसे फर्स्ट पर्सन से कौन बनता है, माय, तो इससे डायरेक्टली ये कनेक्ट हो गया, तो माय का क्या बन जाएगा, हिज ब्रदर बन जाएगा। ऐसे होना था ये। हाँ, वो हिज हेल्प रहेगा। आप है ना इसको ज्यादा बढ़िया बनाना चाहते हो ना, तो फिर वो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, करंस लिख दो यहाँ पर, क्योंकि अब ये हिज कौन सा है, वो हिज कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना, कि उसने उसको कहा कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे किसने किसको कहा है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। हाय, दोबारा देख लो इसको ढंग से। और मेरी बात सुनो, इसी सेंटेंस को नए फ्लेवर में फिर से लिख रहा हूं मैं, बनाओगे अपने आप, पहले आप बनाना, ठीक है। अगर बाय चांस कोई गलती हुई तो अपने इसको देख लेंगे कैसे चेंज करना है। अच्छा, मैं क्या लिख रहा था, हाँ मान लो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दे सेड, चलो इधर मोहन लिख देते हैं। मोहन यार, योर हेल्प will not work here, इसको बनाओ। बन गया। सैड का फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सैड का फर्स्ट पर्सन कौन होगा, ठीक है जी। सैड का सेकंड पर्सन कौन होगा, हाँ आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही देखना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के होते ही दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन इसका नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। इसके बेचारे की नेचर ही ऐसी है कि इसका थर्ड पर्सन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, मोहन कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। वैसे भी ये इस क्लॉज के अंदर भी सेकंड पर्सन है, और ये इस सेड का भी सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो इसका ऐसा बन जाएगा, ये दे टोल्ड मोहन। ये कलर दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ये क्लियर नहीं दिख रहा, अच्छा घूमता हुआ तो नहीं दिख रहा ऐसे। ये इसको ऐसे कर दे तो ठीक है, मेरे को लग रहा है ऐसे। लो भाई, गाजरी रंग। दे टोल्ड मोहन दैट, अच्छा योर हेल्प का क्या बनेगा, हिज हेल्प, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर है ना हिज वाली कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि यहां पर दे है। अगर मैं ही कर देता यहां पर तो मोहन से हेल्प करना पड़ता, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि ये जो हिज है वो मोहन के लिए आया है या फिर ही के लिए आया है। अब यहां पर तो दे आ गया, दे प्लूरल है, तो यहां पर आप हिज का यूज कर सकते हो। वो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता था। अब यहां पर नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन मोहन्स की जगह पर वो तो अब देखो उसका यूज तब किया करो कि जब ऐसे होता है ना कि जरूरत पड़ गई। वो पेन किलर अपने तब खाते हैं जब दर्द हो रहा हो, नहीं खा रहे तो फिर वो गलत माना जाता है।
तो वो एक नहीं दर्द हो रहा तब खाएं तब गलत माना जा रहा है। मैंने शॉर्ट में बोल दिया सेंटेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बोल दिया मैंने। तो दे टोल्ड मोहन दैट हिज हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प ही रहेगा, ये नाउन है यहाँ पर, ये वर्ब नहीं है। और ये वुड नॉट, ये तो वूंड कर दिया मैंने। वुड की स्पेलिंग क्या होती है, वुड नॉट। वर्क का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म के अंदर, मतलब पढ़ने लग गए आप लोग इंग्लिश, हेयर का देयर। और फुल स्टॉप का क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो जब हिज में कंफ्यूजन हो ना कि कौन से वाले के लिए आपने हिज लगाया है, इस सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया करो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल देखना चाहो तो आप इसमें दे की जगह पर ही कर दो चाहे तो। यहां पर अगर मैं ही लिख देता हूं ना, तो फिर ऐसे चलते चलते ये क्या हो जाएगा, मोहन्स हेल्प। आप लोग लेकिन पूरा ही लिखना है इसको, मैंने तो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, आपने सीखना है, तो आप पूरा ही लिखना है ये सेंटेंस। 2-3 वॉइस के देता हूँ, 2-3 नरेशन के देता हूँ। वॉइस के भी अच्छे सेंटेंस हैं, मैंने सुबह ही सीखे हैं। देखो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम में आपको मिक्स मिलेगा, उसके हिसाब से युद्ध स्तर पे तैयारी, ऐसे होता है ना। हमें तो ट्रेनिंग के समय में यही सिखाया गया था, इसीलिए मैं छोड़ आया था। ये नोट कर लिया नरेश, हाँ वो आपको वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन दी होती है उसके अंदर, कि इस ऐसे नहीं आएगा इस एक्टिव वॉइस का इनडायरेक्ट बनाओ, या इस इनडायरेक्ट का आपका जो जी करे वो बनाओ। आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कि इस लाइन पर 20 शब्दों में कुछ लिखिए। जैसे अगर ये लिखा जाए, he said to me, ये नहीं दिख रहा ब्लैक वाला क्या, चलो अगला अगला चेंज कर दूंगा मैं, ये लो, हाँ वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था ना। ही सेड टू मी मोहन, रीड दिस। ये लो सिंपल सिंपल से हैं आप लोगों के लिए। अब मदन है क्या, ये ही लिखा हो भाई, खाली उसकी हड्डियां रहेगी, ऐसे लग रहा है। ये मदन, अच्छा मैंने मोहन बोल दिया क्या, मदन मोहन गोपाल एक ही बात है। लो ये 3 बना देना।